तो ये रहा आपके सामने एक वृत्त। तो आपको यह पता है, इसको मैं एक बार छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। ये आपको एक वृत्त दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक वृत्त में आपने क्या पढ़ा, वृत्त का केंद्र के बारे में पढ़ा। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जो वृत्त के अंदर में स्थित है ना, वृत्त के अंदर में ही स्थित होगा और वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर है। मतलब वृत्त पर कोई भी बिंदु लो, आपको पता है वृत्त पर कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, ठीक है। वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये जितने भी बिंदु है पी क्यू आर एस, इन सभी बिंदु से ये जो बिंदु ओ है बराबर दूरी पर स्थित है ना। तो सभी से बराबर दूरी पर स्थित है और ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो बिंदु ओ को आप क्या कहोगे, वृत्त का केंद्र कहोगे, है ना। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वृत्त का केंद्र होता क्या है ना। वृत्त का केंद्र होता क्या है, एक ऐसा बिंदु जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर। पहला तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि केंद्र हमेशा वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा, अंदर में स्थित होगा, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमने केंद्र पढ़ लिया, उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, सारे टॉपिक्स को एक एक करके लिखते चलेंगे, आपको याद आ जाएगा सारी चीज। पहला टॉपिक था हमारा केंद्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़े तो आपने क्या पढ़ा, इसके आगे आपने त्रिज्या के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अगर मैं कोई बिंदु केंद्र से, ठीक है, किसी भी वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी, मतलब सर्कल तक की दूरी को, इस दूरी को आप क्या कहते हो, इस दूरी को मैं अगर ओ ए लिख दूं तो इसे आप त्रिज्या कहते हो, है ना। इस वाली दूरी को आप त्रिज्या कहते हो, इसे मैं त्रिज्या कहूंगा या रेडियस कहूंगा, है ना। त्रिज्या कहेंगे या रेडियस कहेंगे। तो त्रिज्या रेडियस होता क्या, ये समझ लिया। केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। त्रिज्या में क्या क्या बात आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी एक बार सब सुन लो, ठीक है। त्रिज्या में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला चीज आपको यह पता होना चाहिए, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। कितनी त्रिज्या खींच सकते हो, अनंत त्रिज्या, जितना मन चाहे आप उतना त्रिज्या खींच सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखो खींचना चाहूँ तो जितना त्रिज्या आप चाहो उतनी त्रिज्या आप बना सकते हो। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या बनाई जा सकती है। उसके बाद उसके आगे आपको क्या जानना चाहिए, यह पता होना चाहिए किसी भी वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होगी, मान लो यहाँ पर मैं बी कह दे रहा हूँ, यहाँ पर सी कह दे रहा हूँ, यहाँ पर डी कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई बराबर होगी, है ना। तो वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इतना पता है वृत्त की त्रिज्या। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ओए की लंबाई, ओए की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो ओडी की लंबाई कितनी होगी, ये बताओ। ओडी की लंबाई कितनी होगी, अगर ओए की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ओडी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो त्रिज्या में आपको बस ये दो बातें ध्यान देनी है, ठीक है। त्रिज्या अनंत खींची जा सकती है और सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसके आगे आपने क्या पढ़ा, तो इसके आगे मैं बढ़ूं तो आप लोग ये बताओगे। अब इसके आगे का टॉपिक आप बताओगे, ठीक है। मैं ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एक नया वृत्त बना लूं, अगर मैं इस पे दो बिंदु लेता हूं, ठीक है, इस वृत्त पर दो बिंदु लिया जा रहा है, ठीक है। वृत्त के ऊपर दो बिंदु, एक बिंदु पी ले लिया, दूसरा बिंदु क्यू ले लिया। अगर मैं पी क्यू को मिला दूं, पी क्यू को आप क्या बोलोगे, पहले ये बताओ पी क्यू को आप क्या बोलोगे, चैट में लिखकर बताओ। बिल्कुल सही, ठीक है, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो इसके बाद हमने जीवा के बारे में पढ़ा, है ना। जीवा यानी कॉर्ड, ठीक है। तो जीवा को पढ़ा कॉर्ड, तो पीक्यू को क्या कहेंगे। देखो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु ले लिया जाए, अगर इन दोनों को बिंदु को मिला दे तो दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला चीज तो ये कि जीवा होता क्या है। तो जीवा में और क्या बात आपको पता होना चाहिए, जीवा में एक चीज और पता होना चाहिए कि आपको, आप किसी भी वृत्त में कितनी जीवा खींच सकते हो ये बताओ।
किसी भी वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, ये बताओ। जीवा की संख्या 5 खींची जा सकती है क्या? अनंत खींची जा सकती है, बिल्कुल सही। तो किसी भी वृत्त में आप अनंत जीवा खींच सकते हो, उसके कोई लिमिट नहीं है। अच्छा 5 कैसे कह रहे हो आप लोग? ठीक है, तो अगर कोई वृत्त बना ले तो एक जीवा हमारा यहाँ हो गया, कोई भी 2 बिंदु ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इसको मिला दोगे, इसे हम जीवा कहेंगे। अगर मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूँ तो इसे मैं जीवा कहूंगा, है ना। तो जितना चाहो उतना जीवा आप खींच सकते हो। तो किसी वृत्त में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा ये बताओगे, अगर मैं कोई एक वृत्त बना रहा हूं तो इस लाइन को जीवा कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर मैं इस तरीके से बना लूं, PQ जीवा है या नहीं है? PQ वृत्त का जीवा है तो Y लिखिए, नहीं है तो N लिखिए। तो आप बोलेंगे नहीं, PQ जीवा नहीं है, क्योंकि ना बिंदु P वृत्त पर स्थित है, ना ही Q स्थित है। बिल्कुल। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। तो मैं ये जीवा को मिटा दे रहा। ठीक है, तो जीवा के बारे में आपने 2 चीज जाना, अनंत जीवा खींची जा सकती है और जीवा होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते। अब मुझे ये बताओगे, अगर मैं कोई ऐसा जीवा खींचूं जिसके बारे में कह रहा हूं कि यह जो जीवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और यह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो इसको आप क्या कहोगे? AB को आप क्या कहोगे? AB क्या है? क्योंकि ये सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जीवा के बाद हमने क्या पढ़ा? व्यास पढ़ा, है ना। व्यास पढ़ा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। चलिए, तो व्यास क्या होता है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, व्यास के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। व्यास के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। पहला चीज तो ये पता होना चाहिए, किसी भी वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है। कितने व्यास खींच सकते हो? तो किसी वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहो उतना व्यास खींच सकते हो, है ना। तो जितना चाहो उतना व्यास आप खींच सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, केंद्र से होते हुए जितनी जीवा चाहो आप उतनी जीवा खींच सकते हो, है ना। तो अनंत जीवा खींची जा सकती है। ठीक है, तो अनंत व्यास भी खींचे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज क्या पढ़ाया गया? दूसरा चीज आपको यह ध्यान देना है कि व्यास जो होगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। वृत्त की यह चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी जीवा होगी, है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी और कहां से होकर जाएगी? पहचानोगे कैसे? हमेशा केंद्र से होकर जाएगी, है ना। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी, है ना। तो केंद्र से है कि होकर गुजरेगी। ठीक है, तो व्यास के बारे में ये सारी चीज पता होनी चाहिए कि व्यास अनंत खींचे जा सकते हैं। जितने भी व्यास होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी क्या? हाँ या ना? सभी व्यास की लंबाई बराबर होगी, हाँ या ना? आप कह रहे हो अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, तो जितने भी व्यास खींचे जाएंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसे ही व्यास करते हैं और यह व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। अच्छा ये बताओगे, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर मैं कोई एक व्यास बनाऊं, अगर वृत्त में कोई एक व्यास बनाऊं तो यह वृत्त को 2 भागों में बांटता है और दोनों ही भाग को क्या कहते हैं? दोनों ही भाग को क्या कहते हैं? हाँ, अर्धवृत्त कहते हैं या सेमी सर्कल कहते हैं। तो क्या पूछा गया, अगर मैं कोई एक व्यास बना लूं तो यह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना। एक भाग हमें ये वाला दिख रहा है ना, एक भाग तो हमें ये वाला दिख रहा है, दूसरा भाग हमें यह वाला दिख रहा है ना। तो आप कह रहे हो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी और दोनों ही भाग को, इन दोनों ही भाग को क्या कहते हैं? इन दोनों ही भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, है ना। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। सेमी सर्कल के बारे में और भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्यास के बारे में एक चीज और आपको ध्यान देना है,
तो ये पढ़ाने के पहले ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाया जा चुका है पहले से। मैं आपसे बोल रहा हूं किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास क्या होगा? अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होगा? अच्छा 10 लिखना गलत हो जाएगा, 10 जो भी लिख रहे हो गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे 10 किलोग्राम कर दूं तो सही होगा क्या? यूनिट के साथ आंसर बताएं, यूनिट के साथ। तो आंसर आपको यूनिट के साथ बताना है। त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, है ना। सिर्फ आप अगर 10 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपको। तो यूनिट भी बताना है आप, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए यूनिट के साथ आंसर कीजिए। तो त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तो व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा बताओगे अगर व्यास 15 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? अगर व्यास 15 सेंटीमीटर तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर नहीं होगा। हाँ, एक आंसर सही आया, बट यूनिट आपका नहीं आया, यूनिट भी लिखना है। बिल्कुल अब सही लिखा जयप्रकाश आपने। पहले 7.5 लिखा फिर सेंटीमीटर लिखा, अब आपका आंसर सही है, 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो आप बोलोगे 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर किन्हीं को अगर डाउट है, मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में जो उसका व्यास होता है, व्यास 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है ना। आपको यह बताया गया व्यास 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, और सभी त्रिज्या बराबर होते हैं तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो सीधे सीधे आपको यही याद रखना है, व्यास जो होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा। तो हम लिख सकते हैं डी बराबर 2 इंटू आर, है ना। ये फॉर्मूला भी आपको बताया गया था, डी बराबर 2 आर। ये बताओगे ना, डी बराबर 2 आर सिखाया गया। तो यहां से कर सकते हैं व्यास जो होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा, तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। व्यास अगर 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका आधा होगा, यानी 15 को 2 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। व्यास के बारे में इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। अब बताओ ये सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखकर बताओगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज अगर समझ में आ गई तो वाई लिखकर बताओगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब देखो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ये सारी चीजों को मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या पढ़ाया गया आपको, तो फिर से एक वृत्त बना लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको वृत्त दिख रहा है। अब इसके आगे का आपको क्या पढ़ाया गया? इसके आगे आपको पढ़ाया गया, आपसे ही पूछते हैं, ठीक है, आप लोग बताओगे अगर मैं वृत्त पर 2 बिंदु बना लूं, बिंदु P और Q, तो इस भाग को आप क्या कहते हो? ये बताओगे, इस भाग को आप क्या कहोगे? ये जो मैं काले कलर का बना रहा हूं, चैट में लिखकर बताओगे। नहीं, जीवा नहीं कहेंगे, किसी भी 2 बिंदु के बीच वृत्त के भाग को क्या कहेंगे? हाँ, एक आंसर सही आया है, तो इसे चाप कहेंगे, ठीक है। जीवा नहीं कहा जाएगा। देखो कंफ्यूजन अगर है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 वृत्त बना रहा हूं, ठीक है, 2 वृत्त बना लिया जाता है, तो इस वाले भाग को आप चाप कहोगे, है ना। लेकिन अगर मैं इस 2 बिंदु के बीच इस तरीके से लाइन बना दूं तो इस वाले भाग को जीवा कहेंगे, है ना। तो जीवा और चाप में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवा और चाप में डिफरेंस ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले को क्या कहेंगे? PQ को आप क्या कहोगे? इसे आप चाप कहोगे, यानी आर्क कहोगे, है ना। इसे आर्क कहेंगे या चाप कहेंगे, ठीक। अब ये बताओगे हाँ या ना लिखकर बताना, इस वाले भाग को, यह जो आपको दिख रहा है हरे कलर का, इसे भी चाप कहेंगे क्या? हाँ या ना? यह भी भाग चाप है या नहीं? हाँ, तो यह भी वृत्त का भाग है 2 बिंदु के बीच में,
तो दो बिंदु के बीच में वृत्त का भाग है तो यह भी चाप है। चलिए ठीक है, तो दोनों ही चाप हो गए। अंतर क्या है, कोई बता सकता है क्या? ऊपर काले कलर वाले में और हरे कलर वाले में क्या अंतर है? दोनों ही चापों में क्या अंतर है? दोनों ही आर्क में क्या अंतर है? तो आप बोल सकते हो कि सर एक जो चाप है, एक छोटा है एक बड़ा है ना? एक चाप छोटा दिख रहा है, एक चाप बड़ा दिख रहा है। तो जो चाप छोटा दिख रहा है तो इसे आप लघु चाप कहते हो, है ना? इसे हम लघु चाप कहेंगे। और जो बड़ा दिख रहा है, बड़े वाले को आप दीर्घ चाप कहते हो, है ना? तो चाप कितने प्रकार के हो गए? चाप दो प्रकार के हो गए, एक लघु एक दीर्घ, है ना? यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क, है ना? माइनर आर्क और मेजर आर्क ऐसे ही पढ़ते। छोटे वाले भाग को लघु चाप बोलोगे, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप या मेजर आर्क कहोगे। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, काफी आसान सा था। ठीक है, अब देखिएगा, मैं सारी चीज को मिटा रहा हूँ, एक बार वृत्त बना लिया जाए। ठीक है, यह वृत्त दिख रहा है आपको, है ना? अब देखिएगा, कोई भी दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग होता है, तो इस भाग को हम चाप कहते हैं। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं। तो बोलोगे यह वाला भाग भी तो वृत्त के बीच का भाग है, तो वृत्त का ही भाग है, तो इसे भी चाप कहेंगे। तो हाँ, यह भी चाप होगा, तो ये दोनों ही भाग चाप होगा। अब ये वाले भाग को, जो आपको अभी मैं काले कलर का दिखा दूंगा, ये वाला, है ना? तो ये वाला जो भाग है ये लघु चाप हो जाएगा, छोटा है ना? और ये जो भाग है बड़ा है, इसलिए यह दीर्घ चाप हो जाएगा। अब समझ में आया? राकेश, आपका डाउट था, है ना? तो लघु चाप और दीर्घ चाप दो तरह के चाप होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चाप के बाद आपने क्या पढ़ा? चाप के बाद क्या पढ़ा? चाप के बाद आपने, मैं फिगर बना के आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर करोगे। ये बताओगे, अगर मैं यहां पर कोई दो बिंदु, ठीक है, तो इस वाले भाग को आप कह रहे हो चाप, ये जो लाल कलर का दिख रहा है, इस वाले भाग को आप चाप कहते हो। ठीक है, अब इस वाले भाग को आप क्या कहोगे? इस भाग को आप जीवा कहोगे, इस वाले भाग को जीवा कहोगे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ, इस भाग का कोई क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, मतलब जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहते हो? जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं? एक आंसर सही आया है। एरिया नहीं कहते, अर्धवृत्त भी नहीं कहते, आधा वृत्त नहीं है वो, उसे वृत्तखंड कहते हैं, है ना? तो वृत्तखंड कहते हैं इसे। ठीक, तो जब भी आपसे पूछा जाए वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा और एक चाप के मध्य का क्षेत्र होता है ना? एक जीवा और एक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, जीवा को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, है ना? चाप को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो आप बोलो, अच्छा माइक ना, अच्छा जिनका भी यो कौन है, माइक बंद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसे हम लोग सेगमेंट कहेंगे, मतलब जीवा और चाप के बीच के भाग को वृत्तखंड कहेंगे, है ना? चलिए, अब वृत्तखंड कितने प्रकार के होंगे? तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओगे, यह जो भाग दिख रहा है इसे भी हम वृत्तखंड कहेंगे क्या? इस वाले भाग को भी वृत्तखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसे आप बताओ, हाँ या ना? जो हरे कलर का दिख रहा है, तो आप बोलोगे जी यह भी एक वृत्तखंड है ना? क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर यह जो भाग दिख रहा है आपको हरे कलर का, यह भी एक जीवा, ये ध्यान देना, यह हमारा जीवा है और यह वाला हमारा दीर्घ चाप है ना, इसे आप चाप कह रहे हो। तो जीवा और चाप के बीच का भाग है, इसलिए यह भी हमारा वृत्तखंड है यानी सेगमेंट है। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है? एक जो ब्लू कलर का भाग है, ये जो ब्लू कलर का भाग है, यह हमें बड़ा छोटा दिख रहा है ना? ये वाला भाग हमें छोटा दिख रहा है ना? यह हमें छोटा दिख रहा है और यह जो भाग है यह हमें बड़ा दिख रहा है ना?
एक भाग में छोटा एक बड़ा दिख रहा है, तो छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो इस वाले भाग को, ये जो आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, है ना, यानी माइनर सेगमेंट कहेंगे। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो दीर्घ वृत्तखंड। इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। छोटे वाले वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहोगे, बड़े वाले वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड होता क्या है, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। चलिए, अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे आप ये बताओगे कि अगर मैं एक वृत्त बना लूं, ठीक है, तो इस वाले भाग को आप क्या कहोगे? अगर मैं इस तरीके से मिटा दूं ये सारे, तो इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, जो अभी लाल कलर का आपको दिख रहा है बनते हुए? इस भाग को आप क्या कहोगे? इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे, यानी सेक्टर कहेंगे, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। तो सेक्टर या त्रिज्यखंड वाले डेफिनेशन या परिभाषा समझ लो। किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे भाग को, देखो त्रिज्यखंड आप इस तरीके से याद रखोगे, दो त्रिज्या, है ना, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या यानी दो रेडियस एक अर्क से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये वाला भाग हमारा त्रिज्यखंड होगा। अच्छा, ये बताओगे इस वाले भाग को भी त्रिज्यखंड कहेंगे क्या? इस वाले भाग को भी त्रिज्यखंड कहेंगे क्या? ये जो आपको दिख रहा है, हाँ या ना? चैट में लिखकर बताओगे। हाँ, तो इसको भी त्रिज्यखंड कहेंगे, क्योंकि देखो इसको, अच्छा जिनका आंसर एन है वो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अगर अलग अलग करके बना दूं तो एक भाग आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना, जो आप बोल रहे हो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है ना, दो त्रिज्या एक चाप के बीच का भाग है, इसलिए त्रिज्यखंड है। उसी तरीके से अगर मैं ये वाले भाग को यहाँ पर बना के दिखाना चाहूँ तो आप इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे। और यह वाला भाग भी हमारा एक चाप और दो त्रिज्या के बीच का भाग है, तो दो त्रिज्या एक चाप के बीच का भाग है, तो वह भी त्रिज्यखंड है। अब अंतर क्या है, तो लाल कलर वाला भाग आपको दिख रहा है छोटा और हरे कलर वाला भाग आपको दिख रहा है बड़ा। तो जो छोटा भाग दिख रहा है उसे आप क्या कह रहे हो, छोटा वाले भाग को आप हमेशा लघु लिख रहे हो, तो आप इसको बोलोगे लघु त्रिज्यखंड, है ना, इसे आप बोलोगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक, अगर हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो आप बोलोगे इसे माइनर सेक्टर, है ना। और अगर इस वाले भाग की बात की जाए तो आप बोलोगे यह हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और अगर इसका इंग्लिश में नाम दिया जाए तो आप क्या कहोगे, लॉन्ग त्रिज्यखंड नहीं बोलते, लघु या दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मेजर, तो मेजर सेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा नाम कैसे देते हैं इसका? देखो नाम किस तरीके से देते हैं ये भी सीख लो। अगर मैं इस तरीके से ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक, बस नाम देने के लिए आपको सिखाया जा रहा है। तो नाम आप किस तरीके से दोगे त्रिज्यखंड का? तो मैं अगर सेंटर को ओ कह दूं, यहाँ पर ए लिख दिया जाए, यहाँ पर बी लिख दिया जाए, तो इस तरीके से लिखा जाए ओ ए बी ओ, तो यह जो है यह हमारा लघु त्रिज्यखंड को दिखा रहा है, यह हमारा लघु त्रिज्यखंड को दिखा रहा है। ठीक, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड को दिखाना हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं, कोई एक बिंदु यहाँ पर आप ऐसे बना लोगे
बिंदु P। अब लिखोगे O A P B O, यह जो हमारा होगा यह हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, यह समझ में आया? O A P B O, जहां से शुरू करोगे वहां पर खत्म करोगे। त्रिज्यखंड में आपको हमेशा जरूरी है कि जहां पर से शुरू करोगे वहीं से खत्म करोगे। ये समझ में आया? चलिए, तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा? केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, ये सारी चीज हमने पढ़ लिया। वृत्तखंड क्या होगा, लघु चाप क्या होगा, त्रिज्यखंड क्या होगा, ये सारी चीज के बारे में आपको बता दिया गया। आगे बढ़ते, तो इसके आगे जो हमारा टॉपिक था, हमने एरिया के बारे में पढ़ा, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। अच्छा, मेरी स्क्रीन अगर नहीं दिख रही है तो कुछ देर रुक जाओ, फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, है ना? चैट में लिखकर बता देना, अगर स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट में लिखकर वाई लिखकर बता देना। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब देखो, इसके आगे हमें 2-3 टॉपिक और पढ़ा। क्या पढ़ाया गया आपको? वृत्त के परिधि के बारे में पढ़ाया गया, यानी परिमाप के बारे में पढ़ाया गया। और आपको ये बताया कभी भी वृत्त का परिधि लिखा जाए या परिमाप लिखा जाए, बिल्कुल एक ही चीज होती है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। लेकिन वृत्त के लिए ज्यादातर हम लोग सरकमफेरेंस यानी परिधि को लिखते हैं। ठीक है, परिधि होता क्या है? तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई को ही परिधि कहते हैं। तो अगर मैं कोई वृत्त बना दूं, तो अगर इस वृत्त के इस सीमा की लंबाई की बात की जाए, तो इस सीमा की जो लंबाई होगी यही हमारा वृत्त का परिधि कहलाता है ना? तो यही हमारा वृत्त का परिधि कहलाता है। तो वृत्त की जो सीमा होगी उसकी लंबाई, अगर मान लो वृत्त के आकार का कोई पार्क है, आप उसके किनारे किनारे चलने लगे, ठीक है, तो आप उसकी वृत्त की परिधि ही तय करोगे। उसकी जो दूरी होगी, जितना दूरी आपने तय किया, वह वृत्त की परिधि होगी, है ना? तो वृत्त की जो सीमा की जो लंबाई होती है बाहर बाहर, तो इस लंबाई को क्या कहते हैं? इस लंबाई को ही हम वृत्त का परिधि कहते हैं, एक चक्कर में लगाया गया दूरी, है ना? तो वृत्त के आकार का कोई खिलौना है, कोई चूड़ी है, आप उस पर अगर टेप लगाओगे तो उसके किनारे किनारे आप टेप लगाओगे, तो उसे ही हम कहते हैं वृत्त की परिधि। जितना भी टेप की जरूरत होगी आपको, जितनी लंबी टेप की जरूरत होगी। ठीक है, अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला भी है क्या वृत्त के परिधि के लिए? अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? हाँ, सरकमफेरेंस या परिधि कुछ भी t लिख सकते हो या c लिख सकते हो, या 2πr के बराबर होता है ना? जहां पर पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान तो आपको कई बार बताया जा चुका, 22/7 होता है या 3.14 होता है। और यह एक कांस्टेंट नंबर है, कभी बदलता नहीं, है ना? 3.14 या 22/7। चलिए, ये तो हो गया परिधि क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं कोई वृत्त बना लूं, ठीक है, अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं, तो इस वृत्त का जो अंदर का भाग है, मतलब देखो, क्षेत्रफल की जब भी बात की जाएगी, क्षेत्रफल की जब भी बात की जाएगी, तो कोई भी आकृति, वृत्त हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो या आयत हो, या कोई भी आकृति हो, अगर वो बंद आकृति है तभी आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। खुली आकृति का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया जाता, बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। उसके बाद बंद आकृति में जो भी स्थान, कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है, उसी स्थान को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। मतलब ये पूरे अंदर का भाग का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो मेजरमेंट होता है, इसे ही हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। तो परिधि और क्षेत्रफल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे अंदर के भाग का मेजरमेंट। परिधि क्या होता है? बस बाहर की लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल के लिए आप ए यूज करते हो वर्ड, है ना? ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर वृत्त का त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या अगर आर है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर है ना? ये पढ़ाई गई थी, ठीक है, ये समझ में आया? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए, इतना चीज पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। तो आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा, त्रिज्या दे दी जाएगी, त्रिज्या का मान लो कुछ दे दिया गया
2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जाएगा वृत्त का परिधि या परिमाप बताइए, है ना, परिमाप पूछी जाएगी, है ना। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इस क्वेश्चन को उलट दिया जाएगा, मतलब परिधि दे दी जाएगी, सरकमफेरेंस हो सकता है दे दिया जाए 44 सेंटीमीटर इस तरीके से, और आपसे बोला जाएगा इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, है ना। मतलब त्रिज्या देके परिधि पूछी जा सकती है या परिधि देकर त्रिज्या पूछी जा सकती है। 2 तरह के क्वेश्चन तो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद तीसरे प्रकार के क्वेश्चन में क्या आएगा, त्रिज्या दे दी जाएगी, मान लो 2 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है, और आपसे एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा जाएगा, ठीक है। अब आवाज जा रही है ना, चैट में लिखकर बताओगे, अब जा रही है या नहीं जा रही है, चैट में लिखकर बताओगे, ठीक है। चलिए, तो अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे दिया गया तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है ना, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। या चौथे प्रकार के क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, क्षेत्रफल मान लो दे दिया गया 154 सेंटीमीटर इसका, और आपसे त्रिज्या पूछी जाएगी, है ना। तो हमेशा आपको तैयार रहना है, 4 तरह के क्वेश्चन तो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। त्रिज्या देके परिधि या क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल या परिधि देके त्रिज्या पूछी जा सकती है, और इन सभी के लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही वाला यूज करना है। जब भी परिधि की बात की जाएगी तो परिधि के लिए आप c बराबर 2πr यूज करोगे, और जब भी एरिया की बात की जाएगी तो एरिया बराबर πr स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, अब चैट में लिखकर बताओगे, ये सारी बात समझ में आई ना, चैट में लिखकर बताओगे, ठीक है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और परिधि आपसे पूछी जा रही है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आसान सा। तो अभी आपका चैट सेक्शन को बंद किया जा रहा है, चैट में अभी आप कुछ लिख नहीं पाओगे। चलिए, पोल में क्वेश्चन दिखेगा। चलिए, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करना है। तो अगर त्रिज्या दी गई है तो आप परिधि कैसे कैलकुलेट करते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, बस फॉर्मूला यूज करना है। अगर सही फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर सही आएगा, फॉर्मूला गलत यूज कर दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, काफी कम लोगों के आंसर है। अच्छा जगबीर, आप अपना माइक बंद रखोगे? तेरा बंद है। 88 सर। अच्छा, माइक ऑन करके आंसर बताने बोला गया था क्या किसी को? आपका चैट सेक्शन इसीलिए बंद किया गया है। अच्छा, हैंड रेज भी नहीं करेंगे? हैंड रेज भी नहीं करना है। जैसे ही बाकी बच्चे आंसर देंगे चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, जो भी डाउट होगा आप चैट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए, 10 सेकंड और है आपके पास, 10 सेकंड और है, 5 सेकंड और। सर मेरे में चैट सेक्शन नहीं है। अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पा रहे होगे क्योंकि चैट को बंद किया गया है ना, अभी आप नहीं लिख पाओगे। जैसे ही पोल खत्म होगा, पोल को एंड करके आपका चैट ओपन किया जाएगा, फिर आप लिख देना, ठीक है। चैट इसलिए बंद किया गया क्योंकि पोल में आंसर करना है अभी। चलिए, सर जी मेरे में पोल सेक्शन नहीं है। पोल सेक्शन में से 3 बिंदु होगा, नीचे देखो स्क्रीन की तरफ 3 बिंदु दिख रही है, 3 डॉट पे क्लिक करो। कर दे सर। उसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। ठीक है, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, वहां पर पोल सेक्शन आएगा, लेकिन अभी मैं पोल को बंद कर दिया हूं तो अभी नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछूंगा तो आप 3 बिंदु पर क्लिक करना, एक्टिविटीज पे क्लिक करना, फिर पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना, ठीक है। ठीक है सर।
चलो अभी मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ, अभी आप चैट में आंसर दे दो, ठीक है। ठीक देखो है। अब आप कमेंट में लिख पाओगे। चलो तो देखो, इस क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और आपसे परिधि पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सीधे फार्मूला बेस्ड। तो आप बोलोगे परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि को पी से लिखते हैं या सी से लिखते हैं, पी या सी कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2πr, ठीक है ना, 2πr के बराबर, ठीक है। 2 के जगह पर तो 2 ही लिख दिया, पाई का मान 22/7 लिख दिया जा रहा है ना, पाई का मान 22/7 लिख दिया जाता है ना, और आर का मान रख दिया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया गया था, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 7 को बोलोगे 7 से हमारा 14 कितने बार में कटेगा, 7 से 14 2 बार में कटेगा। तो यहां से आपका क्या मिला, 2 गुना 22 गुना 2 सेंटीमीटर। आप इसके आगे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 गुना 22 मिलेगा ना, है ना, ये 2 और ये 2 गुना हो गया। यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 88 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ये समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया तो वाई लिखो, कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिखोगे, सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला, त्रिज्या देके आपसे परिधि पूछी गई। अब इससे उल्टा क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब इस बार देखो परिमाप या परिधि दी गई है और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है ना, तो परिमाप या परिधि देके त्रिज्या पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला तो वही वाला लगेगा, है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, आंसर करना है आपको। तो देखिए अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व करिए, फिर आंसर करना है। और अभी भी चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा। देखो इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं आएगा, फार्मूला तो वही लगेगा, है ना, परिमाप का ही फार्मूला लगेगा, परिधि का ही फार्मूला लगेगा। अच्छा, काफी कम लोगों के आंसर आए हैं। अच्छा आप लोग चैट सेक्शन में आंसर देते हो, पोल में भी देना बहुत जरूरी है। चैट में दो चाहे मत दो, पोल सेक्शन में आंसर देना बहुत जरूरी है, अगर पोल आता है तभी, ठीक है। पोल सेक्शन नहीं आता आपके मोबाइल में, फिर आप चैट में दे सकते हो, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर अब तक नहीं आंसर किया तो 10 सेकंड में जाकर पोल में आंसर करिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब पोल को मैं एंड कर रहा हूं, आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए ये क्वेश्चन उल्टे तरीके से आया है, मतलब परिमाप आपसे दे दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी जाती है। तो आप बोलोगे सर जो दिया गया है, बार बार आपको मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो बार बार आपको इसी तरीके से करना है, जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में उसी को आप लिख दोगे। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो ये बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप सीधे सीधे ऐसे लिखोगे, क्या दिया गया है, परिमाप, तो आप बोलोगे परिमाप अगर दिया हुआ है तो परिमाप बराबर 10 पाई सेंटीमीटर लिख देते हैं, है ना, ये लिख दिया। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ लिख दिया 10 पाई के बराबर, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करोगे, बोलोगे यह जो 2π दिख रहा है, इस 2π को हम इधर से उस तरफ ले जाना चाहेंगे। अगर उस तरफ ले जाना चाहो तो आप क्या करोगे, r बराबर 10 पाई
बटा 2 पाई। यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ये समझ में आया सभी को? 10 पाई बटा 2 पाई कैसे हुआ? अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 3x बराबर 80, तो x का मान कितना होगा? 80 बटा 3, है ना? ये जो 3 है x के साथ गुना में वो नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना? उसी तरीके से ये 2 पाई है नीचे की तरफ आ गया, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा और बचा क्या? 10 बटा 2, और 10 बटा 2 का मतलब क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। चलिए इसे एक बार और समझा दो, ठीक है? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करेंगे। माइक बंद करना है, मंजीत के नाम से जो ही बच्चा हो। माइक कभी भी ऑन नहीं करना। अच्छा, स्क्वायर नहीं लिखना था, परिधि की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही। क्षेत्रफल दिया रहेगा तब स्क्वायर करेंगे ना। देखो ध्यान देना, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें होती है, परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आप लिखोगे 2 पाई आर, जब क्षेत्रफल का यूज करोगे तब आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो परिधि दी गई है ना, परिमाप दी गई है, तो परिमाप के लिए आप 2 पाई आर लिखोगे। ये समझ में आया? स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ से आप बोलोगे 2 पाई आर का जो मान है, 2 पाई आर का मान 10 पाई के बराबर है ना? यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? 10 पाई बटा 2 पाई, ठीक है? और पाई से पाई हमारा कट जाएगा, पाई से पाई हमारा कटा, और यहाँ 10 बटा 2 बचा। ना 10 ऊपर बटा 2 तक का कर मान ले 5 दादी का सेंटीमीटर। फोन आ रहा हूँ, काट दी। ये समझ में आया? फोन आवाज नेट चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, चैट में लिखकर बताओ, समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, इस बार आपको क्षेत्रफल दिया गया है। देखो बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ परिधि को बदल के क्षेत्रफल लिख दिया गया है। मतलब अगर क्षेत्रफल दी गई है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है? चलिए आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए एक बार सोल्व करिएगा, फिर जाकर आंसर करना। इस बार देखो क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है। अभी आपको क्षेत्रफल और परिधि दोनों ही का फॉर्मूला बताया गया था। अगर क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन तो काफी डायरेक्ट है, आप सभी को पढ़ाए भी गए। चलिए अब काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। 10 सेकंड और वेट करेंगे। चलिए 15 सेकंड और वेट करेंगे, 15 सेकंड और है आपके पास। अगर क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। अगर अब तक नहीं आंसर किया तो जल्दी से जाकर आंसर करें। 5 4 3 2 1।
पोल को एंड किया जा रहा है और आपका चैट सेक्शन ओपन है। अच्छा माइक सभी लोग बंद रखा करिए। चलो देखो, इस वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में उसे को आप लिख दो। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, आप बोलोगे क्षेत्रफल जो है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अच्छा चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, चैट को बंद करें, चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा। अभी स्क्रीन पर देखना है जो पढ़ाया जा रहा है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ए बी सी या डी, ठीक है। चलिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया पाई आर स्क्वायर बराबर 616, है ना। इतना समझ में आया? 616, ठीक। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया, ठीक है। पाई का मान 22/7 रख दिया, ठीक है। इतना ठीक है, पाई का मान 22/7 रख दिया। अब क्या करते हैं, अब 22/7 किसके आर स्क्वायर के साथ गुना में है ना। तो अगर मैं उसको उस तरफ ले जाऊं, बराबर के उस तरफ ले जाऊं, तो क्या करूंगा, आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7/22। ये समझ में आया या नहीं आया? अगर इसमें किसी का डाउट है तो एन लिख सकते हो, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। इतना समझ में आया या नहीं आया? चैट में लिखकर बताओ कि 22/7 को मैं उस तरफ ले गया तो 7/22 लिख दिया। ये समझ में आ रहा है ना? चैट में लिखकर बताओ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप देखो 22/7 है, इधर 22/7 है, इक्वल टू उस साइड जाते हैं वो 7/22 बन जाएगा। जो गुना में है वो भाग में बदल जाएगा, जो भाग में है वो गुना में बदल जाएगा। अब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे, 2 से आप काटोगे तो ये 11 बार में कटेगा। इसको आप 2 से काटोगे तो ये 308 बार में कटेगा, है ना। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अभी 11 से अगर 308 को काटोगे, 11 से आप 308 में अगर भाग लगाओगे तो क्या आएगा? देखो ये 2 बार में काटा तो ये 22 आया हमारा, ठीक है। यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ से 8 बार में लगाओगे तो ये हमारा 88 आ जाएगा और ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर 308 को 11 से काटे तो कितने बार में कटेगा? 28 बार में कटेगा, है ना। ये हमारा 28 बार में कटा। तो अब तक आपने सोल्व किया तो क्या मिला? आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7, है ना। 28 गुना 7, और 28 गुना 7 आप गुना करके देखो तो ये आपका आ जाएगा 196, 196। इतना समझ में आया? तो आर स्क्वायर को आप सोल्व करोगे तो 196 के बराबर आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 196 किसी नंबर का वर्ग है? और वर्ग है तो किस नंबर का वर्ग है? आप ये बताओ, 196 किसी नंबर का वर्ग है क्या? और है तो किस नंबर का वर्ग? 196। चैट सेक्शन में लिखकर बताना। हाँ बिल्कुल, 14 के वर्ग के बराबर है ना, 14 के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो 14 के वर्ग के बराबर है, मतलब 14 गुना 14, ठीक है। अच्छा मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी का भी अगर डाउट है तो हम यहां से लिखेंगे आर स्क्वायर का मान अगर 196 के बराबर है तो यहाँ से आर का जो मान होगा वो वर्गमूल 196 के बराबर होगा, मतलब स्क्वायर रूट 196। अब इसके आगे की चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, लाल कलर से। देखो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आर को आप बोलोगे √14 × 14। क्यों? क्योंकि 196 का आप लिख सकते हो 14 गुने 14। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 14, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आर का मान क्या आया? 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमें सही आंसर दिख रहा है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया तो ये वाई लिखोगे। कोई भी डाउट हो या रिपीट करना हो तो आप एन लिख सकते हो, ठीक है। सर तनु, एक बच्चे का डाउट है, ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज को मिटा के फिर से समझा दें, ठीक है, जल्दी जल्दी करके आप लोग देख लोगे। चलो ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं, अब ध्यान से देखेगा। अच्छा माइक बंद करोगे? नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर है।
अच्छा माइक बंद करिएगा, अब ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्षेत्रफल या परिमाप देके आपसे त्रिज्या पूछी जाए तो जो दिया गया उसे आप लिख दो। आप बोलोगे ए बराबर कितना है, ए बराबर 616 के बराबर दिया हुआ है ना। अब ए का फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है ना। यहाँ से मैं पाई का मान डाल देता हूँ, 22/7 गुना आर स्क्वायर। अच्छा कहीं पर भी डाउट होगा, जिन जो भी बोल रहे हो रिपीट करने के लिए, अगर किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो वहीं पर आप चैट में लिख देना, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो एन लिख दोगे जिस वक्त भी डाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 616 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप अगर आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, 616 इंटू 7/22। अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लिए, अच्छा यहाँ पर क्या डाउट है, निधि आप माइक ऑन करके पूछोगे, जिनका भी डाउट है निधि पहले आप माइक ऑन करके पूछो। देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो ये साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर मैं लिख रहा हूँ 7/5 x बराबर y, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो x का मान क्या होता है, x बराबर y इधर लिख दोगे, ये जो 5 है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये जो 7 है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब जो बाईं तरफ 7/5 है वो दाईं तरफ जाके 5/7 बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके का चीज आपने पढ़ा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 7/5 बन गया 5/7, जो गुना में वो भाग में बदल जाएगा, जो भाग में वो गुना में बदल जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाकर। तो उसी तरीके से वही चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 22/7 लिख रखा है तो जो 22 न्यूमरेटर में है, अंश में है, वो यहाँ पर हर में आ गया, और जो 7 ऊपर में है नीचे में यहाँ पर ऊपर में आ गया, है ना। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद तो बस आपका कैलकुलेशन है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 2 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, यहाँ 2 से काटोगे तो 308 बार में कटेगा, 11 से 308 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 28 बार में कटेगा। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर का मान 28 गुना 7 यानी 196 आएगा, है ना। यहाँ से सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर 196 आएगा। अब आपको ये पता है कि 14 का वर्ग ही हमारा 196 के बराबर होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर का मान अगर 196 है तो आर का मान वर्गमूल 196 के बराबर होगा। वर्गमूल 196 को आप 14 गुना 14 लिखोगे, और 14 गुना 14 अगर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार हमारा बाहर आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आया। अब बताओगे, जो भी बच्चे बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, अब समझ में आया नहीं आया। सर ये वर्ग क्या होता है? वर्गमूल, हाँ ये देखो सर। ये देखो, इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वर्गमूल वाला चीज देखो, अगर मैं x का मान बता रहा हूँ 5, कह रहा हूँ 5, x का मान अगर 5 है तो x का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग लिखेंगे, और वर्ग का मतलब क्या होता है 5 गुना 5, और ये होता है 25 के बराबर, ठीक है। तो वर्ग का मतलब 5 गुना 5 लिख दोगे। अगर मैं 14 का वर्ग पूछ रहा हूँ तो 14 का वर्ग का मतलब है 14 गुना 14, ठीक है, और ये 196 के बराबर होता है। समझ में आया? ये सर। ठीक है। अब देखो वर्गमूल क्या सर होता ये है, अब देखो वर्गमूल क्या होता है, अगर कोई भी, अगर वर्गमूल के बाद माइक बंद करोगे पहले, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। माइक पहले बंद करो तभी समझ में आएगा। अगर वर्गमूल की बात की जाए तो कोई भी नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है, a इंटू ए, 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ था 14 गुना 14, एक बार 14 को मैं बाहर ले लिया। समझ में आया? अब समझ में आया नहीं आया ये बताओ। समझ में आ गया सर। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 14, सॉरी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन तो काफी आसान है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, ना चैट में लिखना है, ना माइक ऑन करना है, आपको पोल सेक्शन में ही आंसर देना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है तो क्षेत्रफल क्या होगा।
जो आप पहले आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर देना है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे त्रिज्या दी गई है और क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे। सर जी 10 कुछ सेकंड भी नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहा होगा, मैं तो जहां तक देख पा रहा हूँ सभी स्क्रीन पर सभी चीज विजिबल है। सर ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है। अच्छा नेटवर्क इशू के कारण कहीं, अच्छा माइक बंद रखिएगा, माइक बंद रखना है, ठीक है। तो जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आपका पोल एंड किया जा रहा है, और कोई भी डाउट हो तो चैट में लिखोगे। पहले चैट में लिखकर बताओ स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है, पहले वाई एन लिखकर बताओ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना, चलिए ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यह क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब अगर त्रिज्या दी गई है तो क्षेत्रफल क्या होगा, है सर। ठीक है। अच्छा आंसर आप देखो ना, पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या आंसर आने वाला है, ए है बी है या सी है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एरिया का है पाई आर स्क्वायर, है ना। सीधे सीधे फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7। अब आर का मान क्या रखा है, आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 7 × 7। ये समझ में आया, ये समझ में आया। अच्छा अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, फिर से मैं चैट बंद कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 7 से 7 को काटोगे, बचा क्या 22 × 7। अब 22 और 7 को गुना करोगे तो कितना मिलेगा आपका, सीधे सीधे 154 आएगा, है ना, 154 आएगा। और यूनिट क्या लिखोगे, बोलोगे हमें त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल का इकाई वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ना कि सी होगा, ना ही डी होगा। समझ में आया, जो बच्चे सी बोल रहे थे अब समझ में आया कि उनका आंसर क्यों गलत हुआ। सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, आप ये बताओ फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर आपको याद है ना। किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब पाई का मान 22/7 होगा। अच्छा चैट को मैं अभी बंद कर रहा हूँ, काफी बच्चे, चलो चैट में भी आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। पाई का मान 22/7 लिख दिया। अब आर का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, है ना, आर का मान 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 × 7 लिख दिया, ठीक है। 7 से 7 हमें कटेगा, अब यहाँ 22 × 7 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, चैट सेक्शन ओपन है, चैट में लिख सकते हो। अब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ठीक है तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है।